बुक ऑफ केमिस्ट्री ग्रेड 10 और ये है आपके पास नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद। इस बुक का हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 रिएक्शन काइनेटिक्स। तो जैसे कि हम देखा करते हैं कि इसके चैप्टर के नंबर ऑफ पेजेस को चेक करते हैं कि हाउ मेनी पेजेस आर देयर, एंड दे आर ओनली 7 इन नंबर। तो कोई चैप्टर बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। मैक्सिमम इसके अंदर थ्योरी ही है, न्यूमेरिकल टाइप कोई चीज़ नहीं इसके अंदर। और सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है केमिकल काइनेटिक्स इटसेल्फ, कि इसकी डेफिनेशन क्या है। दैन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन केमिकल काइनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, देयर मैकेनिज्म्स एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दैम। मतलब ये है कि बेसिकली ये रिएक्शन के रेट के ऊपर, उनकी स्पीड के ऊपर बात होगी। कौन रिएक्शन स्लो है, कौन तेज़ है, कौन इन बिटवीन आ रहा है, मीडियम है, स्लो यानी मॉडरेट उसका रिएक्शन रेट है, वगैरह वगैरह। और उनके मैकेनिज़्म पर बात होगी। मैकेनिज़्म बेसिकली रिएक्शन के रूट के ऊपर डिस्कशन होती है कि रिएक्शन में कौन एटम पहले रिएक्शन कर रहा है, कौन बाद में आ रहा है, वगैरह वगैरह, जो कि यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी नहीं होगी। और यहाँ पर मैकेनिज़्म का सिर्फ एक डेफिनेशन की हद तक लफ्ज़ है, अंदर कोई इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन के बारे में है नहीं। हाँ, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दैम, कि केमिकल रिएक्शन के जो रेट हैं उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो पढ़ेंगे। तो उससे पहले जनाब आगे जाने से पहले ये आता है कि स्लो रिएक्शन क्या है, फास्ट रिएक्शन क्या है और मॉडरेट रिएक्शन क्या है। द रिएक्शन विच नीड्स आवर्स टू कम्प्लीट इज कॉल्ड स्लो रिएक्शन, यानी ऐसे रिएक्शन जिनको घंटों लग जाए कम्प्लीट होने में, तो वो डेफिनेटली बहुत स्लो रिएक्शन है। उसमें फर्मेंटेशन आ जाती है, डाइजेशन आ जाती है, और स्लो रिएक्शन एज दे नीड आवर्स टू कम्प्लीट। फिर आया था फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन में द रिएक्शन विच नीड्स माइक्रो सेकेंड्स टू कम्प्लीट इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन जो है एसिड बेस का रिएक्शन जो है वो तो माइक्रो सेकेंड के अंदर कम्प्लीट हो जाता है। जैसे ही आप एसिड को बेस से रिएक्शन करवाएंगे, H पॉजिटिव फ्रॉम एसिड रिएक्ट विद OH नेगेटिव ऑफ बेस, और माइक्रो सेकेंड में वो रिएक्शन कम्प्लीट होकर ख़त्म हो जाता है। फिर आ जाता है मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन है द रिएक्शन विच प्रोसीड्स विद मेजरेबल रेट इज़ कॉल्ड मॉडरेट, यानी जिसकी आप रेट को, जिसकी वेलोसिटी को, जिसके स्पीड को आप मुनासिब तरीके से मेजर भी कर सकें, तो वो आपका मॉडरेट रिएक्शन है। उसके अंदर क्या एग्जांपल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, द रेट ऑफ सच ए रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड प्रैक्टिकली, हम उससे प्रैक्टिकली नोट कर सकते हैं। अगरचे मॉडरेट रिएक्शन के बारे में जो बताया और हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट के रेफरेंस से कोई एक एग्जांपल भी दिया है, लेकिन इसका कोई ऐसा आगे इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, यानी पर सेकेंड या पर मिनट जो भी आपने यूनिट मुकर्रर किया उसके अंदर देखना होता है कि रिएक्शन के अंदर क्या चेंज आ रही है, कंसंट्रेशन कितनी कम हो रही है रिएक्टेंट की, या प्रोडक्ट कितनी तेज़ी से बन रहा है, हमने ये चेक करना होता है। तो आपने करना है क्या है, कंसिडर रिएक्शन है, ए जो है रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, ए बी में चेंज हो रहा है। यहाँ तक पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं पावर पॉइंट में, पहले कुछ स्लाइड्स देखते हैं, फिर उसके बाद बैक वापस आएंगे, इसको चेक करेंगे। हमने बेसिकली इस ग्राफ को समझना है। तो ग्राफ को समझने के बाद आप ऑटोमेटिकली यू कैन राइट ऑल दिस लाइंस योरसेल्फ। ये आ गया हमारे पास पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नज़र आ रही है, और साथ आपको एक ज़ीरो यानी ओरिजिन नज़र आ रहा है। तो कंसंट्रेशन आपने लिखनी है जनाब, शो करनी है अलॉन्ग वाई एक्सिस, और टाइम आपने शो करना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये जो ग्राफ है इस वक्त, ये आपका रिएक्टेंट का ग्राफ है, और जो कि इस वक्त अच्छी खासी अमाउंट पर मौजूद है। उसके बाद ये ग्राफ लाइन नीचे की तरफ मूव करते चली जा रही है, करते करते यहाँ पर आके यानी बिल्कुल कांस्टेंट हो जाती है, और ये बिल्कुल क्या कहते हैं मूव करती जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पर आके कंसंट्रेशन के अंदर कोई चेंज फील नहीं होगी आपको। जबकि ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट जो हो रही है वो बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, यानी बड़ी तेज़ी के साथ कम हो रहा है। तो इसके बाद आ गया जनाब आपके पास, ये आ गया आपके पास ए, आपको भी पीछे पढ़ा था कि ए इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू बी, यानी ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्टेंट्स आ गए, ठीक है। अब इसका जो रेट है दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और ए का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, चेंज इन रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम।
या यूँ कह लें चेंज इन रिएक्टेंट्स ए पर यूनिट चेंज इन टाइम। आप डेल्टा का मतलब समझ लें वंस अगेन कि ये चेंज को शो करता है। पीछे माइनस लिखा हुआ है, माइनस का मतलब है कि बेसिकली कम होना। तो क्योंकि कंसनट्रेशन जो रिएक्टेंट्स की है वो कंटिन्यूस कम हो रही है, तो इसलिए इसके बैक पे माइनस लगाया हुआ है। तो रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए और डेल्टा टी। अगर आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा गौर करें तो ये बिल्कुल जस्ट लाइक हमारी फिज़िक्स की जो इक्वेशन है उसके मुताबिक ही है। वहाँ पर भी आप रेट जब निकालते हैं तो उसमें आपके पास आ जाता है एस ओवर टी। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, रेट कह लें या वेलोसिटी कह लें। तो ये यहाँ पर एस जो है आप समझ लें अमाउंट है और नीचे टाइम है, तो तकरीबन उससे मिलती जुलती इक्वेशन है। बहरहाल ये हो गई, एक सेंस आ गई। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। तो नेक्स्ट ग्राफ आ गया, ये जो लाइन आई है ब्लू कलर की, ये आपके पास है प्रोडक्ट्स की, जो बी को शो कर रहा है, और ये आगे प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर इस ग्राफ को अगर डिस्कस करें तो ये ग्राफ यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, यानी प्रोडक्ट शुरू में डेफिनेटली जब स्टार्ट हुआ था रिएक्शन प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं थे। और अगर हम यहाँ पर रिएक्शन लिख भी लें अगर जनरल, तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। जो पीछे हमने अभी वर्ड फाइल में पढ़ा है कि इज़ गोइंग टू चेंज इनटू बी। ये हो गए रिएक्टेंट्स और ये हो गए आपके प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट तो हमने देख लिया, अब आते हैं हमारे पास प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स शुरू में तो डेफिनेटली ज़ीरो ही थे, उसके बाद बड़ा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया, और यहाँ पर आके ये फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। यानी इसका मतलब है इस पोजीशन का कि यहाँ पर चेंज होना बंद हो गया, यानी डेफिनेटली अच्छी खासी अमाउंट अब बन चुकी है। तो उस वक्त इसकी अमाउंट ए की कम हो चुकी होगी और बी के अंदर जो उसकी इंक्रीमेंट है वो भी कम हो चुकी होगी। इस वजह से यहाँ पर आ गई तकरीबन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। तो ये दो जो ग्राफ थे इसको आपने समझ लिया। लेकिन अब ज़रा इसकी इक्वेशन देखें जनाब, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट्स की इक्वेशन है वो है रेट इज़ इक्वल टू पॉजिटिव डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी। तो डेल्टा बी का मतलब है चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, यानी पर सेकंड अगर हम सेकंड ले लें तो पर सेकंड कितनी चेंज बी में आ रही है, कितनी चेंज या कितना ज़्यादा अमाउंट में बी बनता जा रहा है। और पीछे पॉजिटिव का मतलब भी यही है, इंक्रीमेंट, यानी बी इंक्रीज होता चला जा रहा है। और ये पॉजिटिव है यहाँ पर इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स, जबकि इन केस ऑफ रिएक्टेंट नेगेटिव है। तो बेसिकली ये रिएक्टेंट्स कम हो रहे होते हैं इसके पीछे नेगेटिव लगा रहे हैं, और प्रोडक्ट्स क्योंकि बढ़ रहे होते हैं इसलिए इसके पीछे पॉजिटिव लगा रहे हैं। लेकिन बेसिक थीम वही है। इसी ग्राफ को जाके अपने वर्ड में पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है वहाँ पर, कि कंसिडर रिएक्शन ए टू चेंज इनटू बी, यानी ए रिएक्टेंट्स हैं और बी में चेंज हो रहा है। अच्छा, तो पॉइंट्स पढ़ते हैं इसके। एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन द स्लोप ऑफ द रिएक्टेंट कर्व इज स्टीप, इट इंडिकेट्स दैट रिएक्टेंट्स आर बीइंग यूज्ड अप क्विकली। स्टीप का मतलब है कि ये जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, ये जो ग्राफ है बहुत स्टीप है, खड़ा है या शार्पली नीचे की तरफ मूव कर रहा है, बड़ी तेज़ी के साथ नीचे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है कि जो रिएक्टेंट है बड़ी तेज़ी के साथ यूज़ अप हो रहे हैं, क्योंकि पर सेकंड जो है चेंज बड़ी तेज़ी के साथ आ रही है। उसके बाद आ रहा है एट द सेम टाइम द प्रोडक्ट्स कर्व इज स्टीप, जबकि सेम टाइम आप प्रोडक्ट्स को देखें तो वो भी बहुत स्टीप है, वो बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और बड़ी जल्दी जल्दी वो क्रिएट हो रहा होगा। इट इंडिकेट्स प्रोडक्ट्स आर बीइंग फॉर्म्ड क्विकली। एज टाइम गोज़ ऑन द कर्व बिकम लेस स्टीप, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो ये भी लेस स्टीप होना शुरू होता है, यानी ये मूव स्टार्ट गोइंग टू पैरेलल विद एक्स एक्सिस। सिमिलरली जो रिएक्टेंट का कर्व वो भी ऐसे ही पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना शुरू हो जाता है, यानी स्टीपनेस कम होती चली जा रही है, ढलान कम होती चली जा रही है, मतलब ये है। फिर आता है फाइनली द कर्व्स बिकम फ्लैट। फ्लैट का मतलब यहाँ पर ये है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना शुरू हो गया। इट मीन्स सिस्टम हैज़ रीच्ड इक्विलिब्रियम, यानी वो इक्विलिब्रियम पे आ गया है। फिर आ जाता है कि नंबर नेक्स्ट, दिस शोज दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नॉट कांस्टेंट एंड चेंज कंटिन्यूसली एज रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं वंस अगेन वापस चला जाता हूँ, थोड़ा सा समझा दिया जाए। मेरे ख्याल में बेटर यही है कि अगर उस रेफरेंस से देखा जाए जिस तरह हम पहले देखा था, उसमें ग्राफ हमने पहले भी समझा हुआ है। अगर आप इस पॉइंट को गौर से देख लें, इस पोजीशन को, और ये दूसरा पॉइंट देख लें इस पोजीशन पर, तो अगर आप इसको इस टाइम पर देखेंगे यहाँ पर, ये क्योंकि डेफिनेटली लाइन थोड़ी इतनी आसानी से नहीं बनती है, तो ये आपके पास कंसंट्रेशन अच्छी खासी अमाउंट में है। अब टाइम ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, टाइम थोड़ा ही चेंज हुआ है, लेकिन कंसंट्रेशन में भी ठीक ठाक कमी आ गई है, वो नीचे की तरफ चला गया। एग्जैक्टली अगर आप इसको मैं रिवर्स करके दूसरी तरफ देख लेता हूँ, ये रिवर्स कर लेते हैं इसको,
तो अब आ गया जनाब यहाँ पर ये इन पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट हो गया आपका फॉर प्रोडक्ट्स, और दूसरा पॉइंट आप ये देख लेते हैं कि जब आपके पास टाइम ये है 0 से इस पोजीशन तक, तो कंसंट्रेशन जनाब आपकी इस पॉइंट के ऊपर जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो आपके सामने है। और जैसे ही हम टाइम इंक्रीज़ होता है तो साथ ही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप आते हैं इन हिस्सों पर, इन पोजीशंस पर, तो आप खुद ही गौर कर लें, ये एक पॉइंट पकड़ लें आप प्रोडक्ट्स के लिए, और एक ये पॉइंट पकड़ लें प्रोडक्ट्स के लिए। टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है, टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पर ये टाइम है और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट्स की ये है। और जैसे ही टाइम इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पर वो आगे की तरफ चला गया, लेकिन जो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट है वो अपनी जगह भी यानी कायम है, इसमें कोई चेंज नहीं आई, यानी वो अपनी जगह पे इक्विलिब्रियम में आके स्टॉप हो चुका है। सिमिलरली आप रिएक्टेंट साइड पे भी ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि अगर आप कोई 2 पॉइंट पकड़ लें और इनको चेक कर लें, इसका जो पॉइंट है टाइम लाइन पर ये है, और जब आप इसे जाते हैं इस पोजीशन पर तो आपकी कंसंट्रेशन ये आ जाती है। लेकिन जैसे ही आप टाइम फर्दर आगे जाते हैं, इस पोजीशन पे आ जाते हैं, तो टाइम तो इंक्रीज़ हो गया है, यहाँ से वो यहाँ तक आ चुका है, लेकिन जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की वो अपनी जगह ही कायम है। यही बात वहाँ पर हम यानी कर रहे हैं। तो वापस आते हैं अपनी इस पोजीशन पर। दिस शोज दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज़ नॉट कांस्टेंट एंड चेंजेस कंटिन्यूसली एज रिएक्शन प्रोसीड फॉरवर्ड। जैसे जैसे आप रिएक्शन आगे मूव करता है तो कांस्टेंट नहीं रहता, वो कंटिन्यूसली इसमें चेंजेस आ रही हैं। लेकिन सिर्फ चेंज कहाँ नहीं होती, जब वो जाके वहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होना शुरू हो जाते हैं। एवरेज रेट इज इक्वल टू टोटल चेंज ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इन सेकेंड। The rate of reaction can be expressed in terms of rate of disappearance of reactant A और rate of appearance of product B। अब आपने वेलोसिटी नोट करनी है इस रिएक्शन की, तो दो ही तरीके हैं। या तो आप चेक कर रहे हैं कि A जो है पर सेकंड कितनी तेज़ी से गायब हो रहा है, या ये चेक कर लें कि पर सेकंड B कितनी तेज़ी से बन रहा है। ये दो ही तरीके हैं। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है। तो इसको फिर मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, यानी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको लिखने का तरीका ये है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। कंसंट्रेशन का साइन याद होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। आप इसको डेल्टा ए और ए को उसकी ब्रैकेट में लिखेंगे, और ब्रैकेट भी ख़ास है, याद होगा आपके पास 3 किस्म की ब्रैकेट है। उसमें ये वाली ब्रैकेट जो है वो ख़ास तौर पे रखी जाती है फॉर द इंडिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन, अमाउंट को जाहिर करती है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। फिर आया था रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बी, तो हमने ये पढ़ चुके हैं वैसे भी। रेट इज इक्वल टू पॉजिटिव डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी, और अगेन कंसंट्रेशन ऑफ बी is indicated with the help of square bracket. The positive sign indicates the increase in concentration of product B. अब यूनिट क्या चीज़ है? यूनिट के लिए आपके पास आ जाता है, अगर मैं थोड़ा सा फिर चला जाऊँ अपने उसमें एरिया में, वर्क एरिया की तरफ, अगर हम इसको चेक करें तो बेसिकली हमारे पास है रेट। अभी हमने पढ़ा कि रेट, फॉर एग्जांपल हम ये लिख लेते हैं इक्वेशन डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। तो ए जो है कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन का यूनिट हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब होता है, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। और जो टाइम का यूनिट होता है वो हम सेकंड में रखते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि ए की जगह ले लेते हैं मोल पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय सेकंड। तो होगा क्या, फाइनल शेप बन जाएगी मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। ये हमारे पास यानी ये यूनिट क्लियर हो गए। तो जब वापस चल कर देखते हैं, हमारे यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। यहाँ टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कुलियन थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो डेफिनेशन आती है इसकी। कुलियन थ्योरी वाज प्रपोज टू एक्सप्लेन दैट हाउ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फाउंड। इट मीन्स हाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस। मतलब ये है इसका, कुलियन थ्योरी बनाई किस लिए गई थी, फॉर्मुलेट कैसे क्यों की गई थी। बेसिकली रिएक्शन को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि रिएक्शन के दौरान जो एटम अब जब आपस में टकराते हैं तो बॉन्ड पुराने कैसे टूटते हैं और नए कैसे बनते हैं, ये सारा बैकग्राउंड थी इसकी। तो थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें वाज़ेह होनी शुरू हो जाएंगी। कुलियन ऑफ एटम फॉर रिएक्शन टू अक्कर, कोई भी रिएक्शन हो, जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो एटम्स या मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं पहले। फॉर ए रिएक्शन टू अक्कर द पार्टिकल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर फॉर ए केमिकल रिएक्शन टू अक्कर, बट ऑल कुलियंस आर नॉट इफेक्टिव फॉर ए रिएक्शन। कुलियन होती है ताकि रिएक्शन करें, लेकिन सारी कुलियन इफेक्टिव नहीं होती।
अब इसका क्या मतलब है, आप इसे चेक करते हैं। द सक्सेस ऑफ कोलिजन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। नंबर वन, द कोलाइडिंग पार्टिकल मस्ट हैव एनफ एनर्जी टू ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन देयर आउटर इलेक्ट्रॉन्स। जब एटम एक दूसरे के करीब आते हैं कोलिजन के लिए, कोलिजन तो हो जाती है, लेकिन ये है कि वो कोलिजन इफेक्टिव है कि नहीं, ये चेक करना होता है। अब इफेक्टिव कैसे होगी, अगर तो एटम ने आप एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और रिपल्शन की वजह से वो दूर हट जाते हैं, और रिपल्शन किसके दरमियान होगी, डेफिनेटली आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर तो वो ओवरकम कर जाता है तो एटम कोलाइड कर जाएंगे और पॉसिबल रिएक्शन भी हो जाए, और अगर वो ओवरकम नहीं कर पा रहे इस रिपल्शन को तो फिर डेफिनेटली एटम दूर हो जाएंगे, रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है सिम्थ। द पार्टिकल मस्ट बी ओरिएंटेड प्रॉपरली सो दैट दे कैन फॉर्म न्यू बॉन्ड्स। अब इसको समझने के लिए हमारे पास एक स्लाइड है, वो आपको इसकी हकीकत समझाएगी कि ये कहना क्या चाह रहा है। रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड ओरिएंटेशन, मसलन ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रही है, दूसरे अल्फाज में कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। तो ये एक तस्वीर है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है दूसरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ आमने सामने है, तो ये जो टकराव है ये यानी मुनासिब नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। रीज़न क्या है कि रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ अटैच होना है, और कार्बन जब वो इस वक्त बैक साइड डायरेक्शन में है, तो ओरिएंटेशन मीन सिम्थ मॉलिक्यूल की टकराने के दौरान सिम्थ भी दुरुस्त होनी चाहिए। मसलन जैसे ही हम आगे चलते हैं अगले स्टेप में, दूसरा जो उसकी फोटोग्राफ नज़र आ रही है उसमें सिम्थ चेंज हो गई है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन जो है राइट साइड पर हो गया, और ऑक्सीजन के साथ जब टकराएगी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी, और एक जो है हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाएगा। तो समझ के आई ओरिएंटेशन की कि ड्यूरिंग रिएक्शन मॉलिक्यूल जब टकराते हैं तो सारी की सारी कोलिजन फ्रूटफुल नहीं होती, ज़रूरी नहीं है। अगर तो करेक्ट सिमत में टकरा रहे हैं फिर तो रिएक्शन हो जाएगा, अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में टकरा रहे हैं आपस में तो फिर बेशक वो जितनी मर्जी टकरे मारते हैं, जितनी मर्जी कोलिजन करते हैं, रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे नेक्स्ट, कि ये पढ़ ली हमने, और एनर्जी भी मुनासिब होगी तो रिएक्शन होगा। अगर वो एनर्जी ओवरकम कर जाती है उसकी आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उनकी रिपल्शन के ऊपर, तो रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, इसको हमने पढ़ना है, इसको समझना है। तो इसके लिए बेहतर है कि वंस अगेन लेट अस गो बैक इनटू आवर पावर पॉइंट। मैंने यहाँ एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, और प्रेजेंटेशन को चेक करते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। ये हमारे पास आ गया जनाब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अलॉन्ग वाई एक्सिस मैंने एनर्जी शो की हुई है, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस रिएक्शन प्रोग्रेस में यानी चल रहा है, इस तरह मूव कर रहा है। ये एक हमारे पास कर्व है, कर्व ग्राफ को कर्व भी कहा जाता है। ये कर्व है, यहाँ पर ये जनाब इस पोजीशन पर ये ग्राफ शुरू होता है और यहाँ पर आके ये ख़त्म हो रहा है। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ये जनाब इस वक्त क्या चीज़ है, हाइड्रोजन और प्लस क्लोरीन, ये दोनों रिएक्शन करने जा रहे हैं, ये रिएक्टेंट्स हैं, और इनका एनर्जी लेवल 0 से इस पोजीशन पे है, यानी कुछ ना कुछ एनर्जी इनके पास मौजूद है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ये आपस में कोलाइड करेंगे। कोलिजन के दौरान के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये इस हम्प को यहाँ तक क्रॉस कर सकें, यानी अपने आप को यहाँ से उठा के यहाँ तक ले आएँ। आगे चेक करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी हिल के ऊपर किसी पहाड़ी पे या पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, चढ़ भी रहे हैं, बल्कि साथ एक कोई ना कोई आप साथ कोई एक ऑब्जेक्ट भी साथ साथ रोल करते हुए ऊपर लेके जा रहे हैं। अब डेफिनेटली ये एक अच्छा खासा मुश्किल काम है। जब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो एनर्जी लगानी पड़ेगी, और पॉसिबल है कि इसको रोल अप करते सम टाइम ये रोल बैक भी हो सकता है, आपके हाथों से छूट भी सकता है, नीचे पीछे रिवर्स हो जाएगा। जब आप इसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो बेसिकली ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आप उसके अंदर एनर्जी भर रहे हैं, उसकी एनर्जी अंदर स्टोर कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी डेफिनेटली इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और आप उसे ऊपर लेके चलते जा रहे हैं। चलें फर्स्ट कर लेते हैं, हम इसको यानी कामयाब हो जाते हैं। आप मॉलिक्यूल को उठा के यहाँ से रिएक्टेंट पोजीशन से उठा के इस हम्प की चोटी पर ले जाते हैं। अब इसकी मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो शेप है ये थोड़ी समझने वाली है। इसको अगर हम वर्क एरिया में जाके समझे तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुनासिब होगा। तो चलते हैं अपने वर्क एरिया में, तो देखते हैं यहाँ पर जो शो किया हुआ है इस पोजीशन पर, मैं इसको रफली ही बनाऊँगा, ज़्यादा यानी कोई डिज़ाइन शाइन से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटम ये है, इसमें सॉलिड लाइन नज़र आ रही है। क्लोरीन का मालिक्यूल ये है,
ये भी सॉलिड लाइन है। सॉलिड लाइन इंडिकेट मीन मालिक्यूल ये आपस में दोनों अटैच है, ये दोनों आपस में अटैच हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पहुँचा है तो यहाँ पर दिखाने वाले यानी जो पिक्चर है उसमें ये डॉटेड लाइन आ गई है, और यहाँ पर भी डॉटेड लाइन आ गई है, और यहाँ पर भी डॉटेड लाइन है, और यहाँ पर भी डॉटेड लाइन है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के दरमियान सॉलिड बॉन्ड था वो डॉट्स में आ गया, मीन ये वीक होना शुरू हो गया है, ब्रेकिंग की तरफ मूव कर रहा है। ऐसे ही क्लोरीन के दरमियान सॉलिड लाइन थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आके ये भी एक डॉट्स की शेप में आ गया है, यानी ये भी वीक हो रहा है, ब्रेकिंग के करीब हो रहा है। जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान यहाँ पर किसी किस्म का बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये डॉट्स अपीयर होना शुरू हो गया, मीन हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में करीब आ रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी दूसरी हाइड्रोजन भी क्लोरीन के साथ यही कर रही है। तो ये शेप यहाँ पर हमने दिखाई हुई है इस पोजीशन पर नोट्स के अंदर, यही पोजीशन हमने यहाँ पर भी दिखाई हुई है कि ये दोनों रेड वाले हाइड्रोजन और ब्लू वाले क्लोरीन आपस में सारे एटम आपस में अटैच हो गए। इसको ख़ास नाम देते हैं, इसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में ये आर्जी स्टेट है। ये पॉसिबल है कि ये जो मालिक्यूल हैं दोनों बैक पे चले जाएं वापस, कोई ऐसा मालिक्यूल आके टकराए इनके साथ जिसकी एनर्जी बहुत कम है, वो इनकी एनर्जी बड़ी मुश्किल से जिन्होंने एक्टिवेट करके अपने आप को यहाँ तक लाए हैं, वो उस डीएक्टिवेटेड मालिक्यूल से टकरा के फिर रोल बैक हो जाए, वापस चला जाए। ठीक है, और ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। आगे चलते हैं, आगे क्या है। और ये अब यहाँ जब आपका मालिक्यूल इस पोजीशन पे आ गया तो ऐसे समझिए जस्ट आप जैसे चोटी पे आप अपने वो जो ऑब्जेक्ट है लेके चढ़ रहे थे ऊपर, वो यहाँ तक ले आए हैं आप। अब अगला काम ये है कि इसे रोल डाउन करना है, लेकिन ख़तरा अभी भी यहाँ पर मौजूद है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो गोला है या ये जो स्फीयर है, वो रोल बैक ना हो जाए कहीं पर, ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है। तो यहाँ पर मालिक्यूल की शेप में क्या हम बात करेंगे कि अगर कोई डीएक्टिवेटेड मालिक्यूल आके इनसे टकरा गया तो उनकी एनर्जी, क्योंकि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इसके पास एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, वो आगे की तरफ रोल डाउन हो सकता है। लेकिन अगर डीएक्टिवेटेड मालिक्यूल आके इसके साथ टच कर गया तो इसकी एनर्जी को ले जाएगा और ये डीएक्टिवेट होगा, इट विल गो बैक, रोल डाउन हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, तो आप आगे चेक करते हैं कि आगे क्या नेक्स्ट। तो ये इसमें ये जो पॉइंट है ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ये जनाब आपके रिएक्टेंट की एनर्जी की पोजीशन है और ये आपके पास है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पोजीशन। तो एनर्जी वाई यहाँ से यहाँ तक एक एनर्जी इस मालिक्यूल को रिक्वायर्ड है, जिससे मिलकर, जिसको लेके, जिसको हासिल करके एनर्जी को ये पुराने बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाते हैं और नए बॉन्ड क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। इसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं, क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है और इसकी इंडिकेशन ई ए है, ई कैपिटल ए स्मॉल। तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन रिक्वायर्ड है। जब ये मिल जाएगी तो जनाब ये मालिक्यूल अपने आप को इस तरीके से अपने आप को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में ले जाएंगे। नेक्स्ट चेक करते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये जनाब फ्रूटफुल एक क्लियन थी और ये मालिक्यूल जो है यहाँ पर एक्टिवेटेड स्टेप कॉम्प्लेक्स में जो आए हुए थे वो आगे से रोल फॉरवर्ड हो गए और ये जनाब आपके पास प्रोडक्ट बन गया। अब जब प्रोडक्ट की एनर्जी चेक करें, ये प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट से डाउन है, मीन ये ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। अच्छा, अब आप इसको चेक करें, ये तकरीबन वही है डायग्राम तो डेफिनेटली थोड़ी सी उससे ज़रा डिफरेंट है, लेकिन इनफैक्ट ये पूरा कंप्लीट सिनेरियो आपके सामने आ गया कि ये शख्स है इस ऑब्जेक्ट को ऊपर चढ़ा रहा है और एनर्जी डेफिनेटली इसमें वो काफ़ी सर्व करेगा, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाएगा इसको, और अगर उसके पास अच्छी खासी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है इस शख्स के पास, उसको उठा के यहाँ तक ले आएगा। जब ले आएगा यहाँ पर तो वहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम होगी, पॉसिबिलिटी है कि ये कहीं रोल बैक ना हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है कि रोल फॉरवर्ड हो जाए, और रोल फॉरवर्ड हो जाएगा तो डेफिनेटली ये जो पत्थर है या जो ऑब्जेक्ट है जो भी है वो प्रोडक्ट की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। अगरचे है तो ये पत्थर है, हमने इसके साथ असल में बेसिकली एक कर रहे हैं क्रिएट सिमिलैरिटी। तो ये बी पोजीशन है, बी पोजीशन की है जो पत्थर की, वो असल में ए से काफ़ी डाउन है। ए के ऊपर जो है पत्थर वो असल में एज़ कम्पेयर टू बी ए लिटिल बिट हायर एनर्जी स्टेट, जबकि ये लोअर एनर्जी स्टेट पे है, यानी स्टेबल फॉर्म में। एग्जैक्टली यहाँ पर भी हमारे पास यही है कि जो मालिक्यूल हैं, जो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, वो एट लोअर एनर्जी स्टेट है। अच्छा, यहाँ पर बाय द वे अगर थोड़ी सी बात कर ली जाए वहाँ पर कि ये जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये जो अगर जितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी तो हम्प भी बहुत ज़्यादा होता चला जाएगा। ये ऐसे ही जैसे ये शख्स यहाँ से इधर मूव कर रहा है तो ये हम्प अगर और बढ़ा दिया जाए तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी कि इसको ऊपर तक ले जाए, और यही अगर हम थोड़ा सा और कट डाउन कर दिया जाए
तो ये इसके लिए आसान हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी पोजीशन पर लेके जाना। तो दूसरे अल्फाज में अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है अगर ज़्यादा होगी तो रिएक्शन को प्रोसीड कराना मुश्किल हो जाता है, और अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगी तो रिएक्शन को प्रोसीड करना ईजी हो जाता है, क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना ईजी होगा और फॉरवर्ड रिएक्शन भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जाके इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो टेक्स्ट को पढ़ने में आसानी होगी, क्योंकि हम तकरीबन देख चुके हैं। अब साथ हमारे डायग्राम भी होगी और उसके साथ साथ हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी होगी टेक्स्ट के रेफरेंस से। तो एक चीज़ ख्याल है कि ये फॉर एग्जाम्पल पेपर में आ भी जाता है अगर पेपर में, तो उसके साथ डायग्राम इंपॉर्टेंट होती है कि डायग्राम आप बनाएंगे और उसके हवाले से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आगे डेफिनेशन, व्हाट इज़ मेंट बाय एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर अ रिएक्शन टू हैपन इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यानी ये स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ज़रूरी है ताकि जो मालिक्यूल हैं उनको एब्जॉर्ब करें और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाएं। ठीक है, और उसके बाद उसको प्रोडक्ट में चेंज कर दें। अब पॉइंट्स की शेप में हमने इसको सारा कन्वर्ट कर लिया। इफ़ द ई ऑफ रिएक्शन इज़ हाई द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। वही जो बात मैं पीछे कर रहा था, अगर ई हाई है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इफ़ द ए ऑफ रिएक्शन इज़ लो द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट। और यही है उसके रिवर्स में है कि अगर ये ई कम होगा दूसरे अल्फाज में हम्प कम हो जाएगा, जो घाटी है जो ये यानी हम्प्स है वो कम हो जाएगा, जिससे मालिक्यूल को रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाने में आसानी हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है इफ़ द एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल इज़ लेस दैन दिस ई ए रिएक्शन विल नॉट अकर। और अगर इनके पास एनर्जी है ही इतनी कम कि वो इवन ई ए से भी कम है जो कि रिक्वायर्ड है, तो फिर रिएक्शन ही नहीं होगा। फिर ए इज़ एन एनर्जी बैरियर, ये एक बैरियर है, ये एक रुकावट है, इसको क्रॉस करना हर हाल में हर मालिक्यूल ने। ये जो बैरियर है ये एक रुकावट है, ये एक यानी समझ लें कि इधर से उधर मूव करने के दरमियान ये जो एक रुकावट बनी हुई है, ये हम्प सा, ये जो पहाड़ है या पहाड़ी है, इसको कोलाइड करने के लिए अगर मालिक्यूल के पास ये एनर्जी नहीं है तो फिर रिएक्शन भी आगे मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह ही पड़े रहेंगे। फिर आगे नंबर नेक्स्ट ये जो आई थिंक सेकंड लास्ट पॉइंट है, ई इज़ एन एनर्जी इज़ एन एनर्जी बैरियर विच मस्ट बी क्रॉस्ड ओवर before the products can be formed. The activation energy appears as a hill between reactants and products. Molecules have to climb the energy barrier before they can roll down the hill to form products. Only the colliding molecules with proper activation energy do so. सिर्फ वही मालिक्यूल करेंगे, वही मालिक्यूल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और वही रोल टूवर्ड्स प्रोडक्ट होंगे जिनके पास ये प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी होगी। On the other hand, if they lack of proper activation energy, they will be unable to reach the top of the hill and fall back chemically unchanged. और फिर होगा क्या, अगर वो उनके पास एनर्जी कम है, पहली बात तो ये कि ये ऊपर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बना भी लिया और अगर कोई डीएक्टिवेटेड मालिक्यूल आगे इनसे टकरा गया तो वो वंस अगेन दे विल डीएक्टिवेटेड एंड रोल बैक, वापस हो जाएंगे। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इफ़ एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉल देन लार्ज नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कैन ब्रिंग अबाउट इफेक्टिव इक्विलिब्रियम। अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है मौजूद है, फिलहाल हम जनरल यानी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो होगा क्या कि द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ब्रिंग अबाउट इफेक्टिव इक्विलिब्रियम, जो इफेक्टिव इक्विलिब्रियम कर रहे हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी। सो हायर विल बी द रेट ऑफ द रिएक्शन। और बी पार्ट क्या है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज लार्ज, अगर एक्टिवेशन एनर्जी लार्ज है तो मालिक्यूल टकराने के दौरान जो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो भी डेफिनेटली कम होंगे और रिएक्शन का रेट भी कम हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी इज लार्ज देन द स्मॉल नंबर ऑफ मालिक्यूल कैन ब्रिंग अबाउट इफेक्टिव इक्विलिब्रियम, सो लोअर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल में हमारे पास यही है जनाब, जो फिर हमने डिस्कस कर लिया है। When H2 and Cl2 react to form hydrochloric acid, the molecule need enough energy to break their old bonds and form new bonds. When an effective equilibrium occurs, the particles reach to a temporary high energy state called activated complex or transition state. This complex quickly breaks down to form the final product. अब ये जो चीज़ है ये वाली, ये आपका वो रिएक्शन है जो कि अभी हमने यहाँ पर इस पिक्चर की शेप में, ग्राफ की शेप में हमने शो किया है। इसको हमने यहाँ शो करना है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इन दोनों के रिएक्शन से या इन दोनों के आपस के टकराने से इक्विलिब्रियम से ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ है और अब ये आगे चला गया। हुआ क्या कि अब ब्रेकिंग यहाँ से हो गई है,
जिससे HCl HCl के 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब ये हमने दिखाने का अब स्टाइल ऐसे है, अदरवाइज आप H2+Cl2 एरो 2HL भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको दिखाने का मकसद यही है ताकि ये शेप बिल्कुल इसके साथ मैच कर जाए। ठीक है, फिर शुरू करते हैं कैटालिस्ट एंड देयर रोल इन रिएक्शन काइनेटिक्स। तो डेफिनेशन है इसकी, ए कैटालिस्ट इज़ ए सब्सटेंस दैट स्पीड्स अप ए केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप इटसेल्फ। यानी खुद यूज़ नहीं होगा लेकिन रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा, तेज़ कर देगा ताकि वो जल्दी हो जाए। अब उसके बाद है रीज़न टू यूज़ ए कैटालिस्ट, कि कैटालिस्ट की ज़रूरत क्यों पेश आती है। Many industrial reactions are carried out at high temperature to increase the amount of product, but high temperature can, यानी कई रिएक्शन ऐसे हैं जिनको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है तो वो यानी आगे मूव करते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, मसलन वो डेंजरस भी हो सकता है। और दूसरा ये कि चेंज या डिस्ट्रॉय सर्टेन केमिकल, कुछ केमिकल हैं उनके रिएक्टेंट्स को, और इवन अगर वो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है तो प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट्स को डैमेज कर सकता है। इसलिए हाई टेम्परेचर इतना अच्छा नहीं है टू कैरी आउट ए रिएक्शन, इसलिए कैटलिस्ट की ज़रूरत पैदा होती है ताकि वो यानी इस तरीके से रिएक्शन को कैरी आउट करे कि हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत ना पड़े। अब रोल ऑफ कैटलिस्ट या कैटलिस्ट आल्टरिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ये पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले अपने एनिमेशन की तरफ चलना पड़ेगा ताकि हम इसको ज़रा चेकआउट करें कि ये हम किस की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ गया जनाब हमारे पास ये एक्सिस आ गई, एनर्जी हमारी अलॉन्ग वाई एक्सिस है और रिएक्शन प्रोग्रेस जो है वो हमारी अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। और ये वही आपके पास सेम वही डायग्राम जो कि अभी पीछे पढ़ी हमने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के रेफरेंस से। तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। तो ये आ गया जनाब, यहाँ पर रिएक्टेंट्स होंगे और ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी का लेवल है। फिर उसके बाद आ जाएगा ये प्रोडक्ट्स होंगे और ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी का लेवल है। जो नज़र आ रहा है वो यही है कि प्रोडक्ट्स आर एट लोअर एनर्जी स्टेट एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स। अब ये जो दरमियान में डेल्टा ये है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, इसे क्या कहते हैं, ये असल में एनर्जी ऑफ रिएक्शन है। ये एनर्जी ऑफ रिएक्शन है क्या चीज़, ये बेसिकली डिफरेंस होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान एनर्जी का। अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं तो वो ये है, द हीट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज़ होती है उसको हम कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। तो ये पढ़ने के बाद अब हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो अब बात है ये जो है पाथ इस वक्त ये पाथ है असल में इस केमिकल रिएक्शन का जो यहाँ से इस तरह मूव करेगा, लेकिन ये अनकैटलाइज्ड है, यानी कोई कैटलिस्ट वगैरह नहीं डाला हुआ हमने इसमें। रिएक्शन कौन सा है, ये जनरल है, कोई भी रिएक्शन हम बात कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर किसी किस्म की ऐसा कोई केमिकल शो नहीं किए हुए। और ये जो है इस वक्त EA दैट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, यानी यहाँ से लेके रिएक्टेंट की इस पोजीशन से लेके यहाँ पर जहाँ पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है, ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, यानी कैटलिस्ट को यूज़ किए बगैर। अब हम ऐसा करते हैं कि कैटलिस्ट यूज़ करते हैं कि कैटलाइज्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अगर हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो होगा क्या, जो नज़र आ रहा है हमें कि जो हम्प है ये रिड्यूस हो जाएगा, नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, और ये डॉटेड लाइन से शो की हुई है, और इस हम्प की जो हाइट है इस हम्प से काफ़ी डाउन है। यूँ कह लें कि एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसको हमने डाउन कर दिया, यहाँ तक ले आए। ये जो इस हम्प की हम बात कर रहे हैं, तो इस हम्प के लिए हमारे पास बहुत मुनासिब से मालिक्यूल थे, यानी लिमिटेड नंबर ऑफ मालिक्यूल थे जो कि आपस में टकरा के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते थे, और उसके बाद वो आगे प्रोडक्ट में चेंज होते थे। लेकिन जैसे ही ये हम्प डाउन हुआ है तो हमारे पास नंबर ऑफ मालिक्यूल जो कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर सकते हैं वो ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि इस हम्प को क्रॉस करना इतना मुश्किल नहीं है, ये काफ़ी डाउन हो चुका है। तो ये कैटालाइज्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने वाला हम्प है। तो इसको आगे देखते हैं ज़रा, कि ये जो ये पोजीशन है ये असल में EA' है, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उस वक्त जब ये हमारे पास कैटालिस्ट हम इसमें यानी रिएक्शन में यूज़ कर लेते हैं, और EA' इज़ लेसर दैन EA, यानी जब आप कैटालिस्ट यूज़ करते हैं तो उस वक्त EA' जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में है वो असल में जो विदाउट कैटालिस्ट है उससे काफ़ी कम है, यानी हम इसको बड़े आराम के साथ यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपने नोट करना है
कि ये रेड वाली लाइन हो जिसे अनकैटालाइज्ड एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने वाला हम कह रहे हैं, और दूसरा ये जो ब्लू वाला जो डॉटेड लाइन में है, जब हमने कैटालिस्ट यूज़ किया, चाहे आप ये वाला पाथ यूज़ करें या ये वाला पाथ यूज़ करें, ये पाथ है बेसिकली पाथ ऑफ रिएक्शन, आप ये वाला पाथ यूज़ करें ये वाला यूज़ करें, इसमें इस जगह पे कोई चेंज नहीं है डेल्टा ई के अंदर, ये अपनी जगह ही कायम रहा है। तो ये असल में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द एनर्जी ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग यूजिंग कैटालिस्ट, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे हमने पढ़ना भी है। अब हम बैक जाते हैं अपने नोट्स की तरफ और वहाँ पर चेक करते हैं कि वहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। रोल ऑफ कैटलिस्ट या कैटलिस्ट आल्टरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। आल्टरिंग का मतलब क्या है कि ये चेंज करना, यानी ये जो रेड लाइन थी जो उसकी एक्चुअल उसकी एनर्जी की जो कर्व था उसकी जगह ये आल्टर हो गया, चेंज हो गया, अब यहाँ तक आ गया। और आल्टर किसने किया? कैटलिस्ट ने। A catalyst is used to increase the reaction rate by decreasing the energy of activation of a reaction. A catalyst does not change the overall energy of reaction. जी, जिसकी बात मैं कर रहा था कि ये एनर्जी को चेंज नहीं करता, वो अपनी जगह ही रहती है। It only makes the reaction happens faster. ये सिर्फ रिएक्शन को फास्टर करता है। और फास्टर कैसे कर देता है? क्योंकि हम डाउन हो जाता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मेकिंग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को इंक्रीज कर जाते हैं, तो वो रिएक्शन तेज़ हो जाता है। अगर इस कर्व से गुजरने वाले मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल विदाउट कैटलिस्ट 10 थे, तो जैसे ही हम डाउन कर दिया बाय यूजिंग कैटलिस्ट, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पॉसिबल है जनाब यहाँ से गुजरने वाले 100 हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए रिएक्शन का रेट। अ न्यू रिएक्शन पाथ इज़ प्रोवाइडेड, इसी को न्यू रिएक्शन पाथ कह रहे हैं। ये जो डॉटेड लाइन है एक नया रास्ता बन गया। A new reaction path is provided to the reaction. In this way, more particles can collide effectively and greater number of molecules can cross the lower energy barrier. इस रुकावट यानी से जो बहुत छोटी है, यानी हाइट में बैरियर रुकावट बहुत यानी इतनी मुश्किल नहीं है, तो बड़े आराम से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज कर देंगे, यहाँ से यहाँ पास कर जाएंगे। कैटलिस्ट कैन नॉट मेक ए रिएक्शन अकर इफ़ इट इज़ नॉट ऑलरेडी पॉसिबल। लेकिन कैटलिस्ट का मतलब ये नहीं कि वो हर किस्म का रिएक्शन कर देगा। फॉर एग्जांपल वाटर और मर्करी का रिएक्शन नहीं होता नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा कैटलिस्ट भी नहीं है, ना आप बना सकते हैं कि उसको रिएक्शन को यानी कैरी आउट कर सकें, और रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे रिएक्शन जो पॉसिबल नहीं है, आप उसको कोई कैटलिस्ट डाल के रिएक्शन कैरी आउट नहीं कर सकते। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैटलिस्ट में आता है, एक कैटलिस्ट इज यूज टू स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन को तेज़ कर देता है। A catalyst uses a new path having less activation energy as compared to uncatalyzed reaction, but the catalyst has no effect on energy of activation. यानी जो नया पाथ है ये इख्तियार कर लेता है यूजिंग कैटलिस्ट, लेकिन एनर्जी ऑफ रिएक्शन पे कोई असर नहीं होगा, ये अपनी जगह वहीं रहेगी। लोअर एनर्जी एक्टिवेशन ड्यू टू विच greater number of molecules can cross the lower energy barrier and reaction happens faster. इतना मुश्किल पॉइंट नहीं है, मेरे ख्याल में क्लियर ही है। डजेंट चेंज, या कैटलिस्ट डजेंट चेंज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। अगर आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली आप रिएक्शन की स्पीड इंक्रीज़ कर रहे हैं, अपना टाइम बचा रहे हैं, लेकिन इससे फाइनल प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वो चेंज नहीं होगा। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर कैटलिस्ट का फ़ायदा कोई नहीं। अ कैटलिस्ट कैन नॉट मेक ए रिएक्शन टू अकर इफ़ इट इज़ नॉट ऑलरेडी पॉसिबल। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो वो नहीं होगा। ये तकरीबन पॉइंट वो है जो ऊपर हम देख चुके हैं। ए कैटलिस्ट मस्ट रिमेन अनचेंज टू बी रीयूजेबल, इकोनॉमिकल एंड रिलायबल। इट्स अनचेंज नेचर allows it to perform its role in speeding up reactions without being part the actual chemical change. यानी बेसिकली एक ऐसा एक सब्सटेंस है जो रिएक्शन को तेज़ कर देता है, उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कट डाउन करके, और बार बार यूज़ भी हो जाएगा और उसके एंड प्रोडक्ट पे कोई अफेक्ट भी नहीं करेगा। इस किस्म की बातें यानी इस लाइन में की हुई हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज। क्वेश्चन था समय बेसिकली व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ए कैटलिस्ट टू रिमेन अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन। It is important that a catalyst remain unchanged, chemically unchanged at the end of reaction so that it can be reused, ताकि हम उसे दोबारा इस्तेमाल कर सकें बार बार मल्टीपल टाइम्स। इकोनॉमिकल वर्केबल, यानी उसके अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो, बहुत ज़्यादा महंगा भी ना हो, और हमारे लिए आसानी हो कि हम उसको यूज़ कर करके बार बार अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट क्रिएट करते चले जाएँ। मेंटेन कांस्टेंट रिएक्शन रेट, और रिएक्शन का रेट कंटिन्यूस होता भी रहे, और एक का रेट भी कांस्टेंट एक ही रेट के ऊपर चलता जाए, रिएक्शन तेज़ भी हो और चलता भी चला जाए। नॉट अफेक्ट द रिएक्शन यील्ड और प्रोडक्ट, और रिएक्शन की यील्ड उसकी जो पैदावार है उस पर और प्रोडक्ट्स पे कोई असर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं कैटलिस्ट, उसको किसी और शक्ल में आपको पकड़ा दें।
टॉपिक डील करते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें आ जाएगा चेंज इन मास, फॉर्मेशन ऑफ गैस, टेम्परेचर। ये 3 मेन पैरामीटर्स हैं जो कि रिएक्शन के रेट को चेंज कर सकते हैं। मसलन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज बिकॉज दे यूज्ड अप। क्योंकि फॉर एग्जांपल रिएक्शन ए जो पी में चेंज हो रहा है, तो ए कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हुए चले जा रहा है। तो जब वो डिक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली जब उसकी कंसनट्रेशन डाउन होगी तो वो रिएक्शन का रेट भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा, because they are used up while the mass of products increases as they are formed. ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ अ गैस, इन सम रिएक्शंस अ गैस इज प्रोड्यूस्ड इफ द गैस एस्केप्स। अगर तो गैस निकल रही है कंटिन्यूस साथ साथ, यानी प्रोडक्ट की शेप में बाहर की तरफ मूव कर रही है, द टोटल मास ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर डिक्रीजेज। उससे को क्या होगा कि रिएक्शन भी ऐसा स्लो हो जाएगा। लेकिन इन ए क्लोज सिस्टम वेयर गैस कैनॉट एस्केप, यानी कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर रिएक्शन में गैस बन रही है लेकिन हम उसे बाहर निकलने नहीं दे रहे, द प्रेशर इंक्रीजेज एज मोर गैस इज फॉर्म बिकॉज द वॉल्यूम स्टेज द सेम। अब यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है जो कि मेरे ख्याल में उन्होंने मेंशन नहीं किया, वो ये है कि समटाइम जब गैस बनेगी क्लोज कंटेनर में तो पॉसिबल है कि रिएक्शन को वो स्टॉप करे, हिंडर करे, रिएक्शन को आगे मूव ना होने दे, यानी रिएक्शन की स्पीड को डाउन कर दे। ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा जिक्र नहीं है, लेकिन इसको ध्यान में रखें। टेम्परेचर है, ये भी एक पैरामीटर है जो कि रिएक्शन रेट को अफेक्ट करता है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस द पार्टिकल मूव फास्टर। क्यों फास्टर हो जाते हैं? काजिंग दैम टू कोलाइड मोर ऑफन। क्यों फास्टर हो जाते हैं? इसलिए कि उन्होंने एनर्जी अब्जॉर्ब की है ड्यू टू हीट। दिस इंक्रीज इन कूलिंग फ्रीक्वेंसी रिजल्ट्स इन ए फास्टर रिएक्शन रेट। जब उन्होंने एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे फ्रॉम सोर्स ऑफ हीट, जब एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो उनकी कूलिंग इंक्रीज़ होगी, जिससे रिएक्शन का रेट जो है फास्ट हो जाता है।